हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर आए हैं हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आइए शुरू करते हैं 140 प्लस क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन से पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। बचपन में मैंने सुना था कि कुछ इलाके में जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर तलाशने जाता है तो लड़के के पिता से सर्वप्रथम यही सवाल पूछता है कि आपके कितने कटोरे चलते हैं। ऐसा प्रश्न सुनकर कुछ अटपटा तो लगेगा ही। भाई लोगों के बस ट्रक जीप ट्रैक्टर चलते सुनता हूँ, कुछ लोगों के नाम और सिक्के खूब चलते हैं, पर यह कटोरा चलने वाली क्या बात हुई। लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के का पिता बड़ा ही सपाट और स्पष्ट जवाब देता है कि उसके इतने कटोरे चलते हैं। मतलब यह है कि उसके परिवार के कितने लोग कटोरों लेकर परदेश कमाने गए हैं। कटोरों की संख्या जितनी अधिक होती है उनकी आमदनी भी उतनी ही अधिक होती है। मेरे विचार से आज कटोरा याचकता का प्रतीक ही बन गया है। देश का हर वर्ग याचक है और हर हाथ में कटोरा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा कटोरा है। यह कटोरा हर दफ्तर में, हर मंदिर में और काउंटर पर करीने से जाकर रखा हुआ है। मंदिर में प्रवेश कीजिए, यथास्थान रखे कटोरे में कुछ डालिए और आगे बढ़िए। यदि आप उस कटोरे की अनदेखी करते हैं तो फिर पंडे पुजारियों की वक्र दृष्टि से बचना मुश्किल है। क्या मजाल कि आप किसी दफ्तर में रखे कटोरे में बगैर कुछ डाले साफ निकल जाएं। कुछ वरना हो तो हमें इस कटोरे में मुक्ति पानी होगी। चलिए इसी का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कटोरा शब्द किसका प्रतीक है? अमीरी का, याचना के पात्र का, दान पात्र का? इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऊपर वाला ग्राफ पढ़ें और ग्राफ को देखते हुए आंसर लगाएं तो हमारा आंसर याचना के पात्र का। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। भिक्षुक प्रवृत्ति, कटोरा, रिश्वत की परंपरा, याचिका की मार। तो हमने जब ऊपर वाला ग्राफ पढ़ा तो उसमें यह शब्द आया था, याचकता की मार। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, मैं चला तुम्हें भी चलना है असीधारों पर, सर काट हथेली पर लेकर बढ़ आओ तो इस युग को नूतन स्वर तुमको ही देना है, अपनी क्षमता को आज जरा आजमाओ तो। दे रहा चुनौती समय भी नवयुवकों को, मैं किसी तरह मंजिल तक पहले पहुंचूंगा, इस महाशांति के लिए हवन वेदी पर मैं हंसते हंसते प्राणों की बलि दे दूंगा। तो इसका क्वेश्चन है, असीधारों पर चलने का क्या आशय है? जीवन की राह पर चलने से, रण में उतरने से, समुद्र में उतरने से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऊपर पंक्ति पड़ी थी उसका आशय जीवन की राह पर चलने से है। चलिए अगला देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में समय किसको चुनौती दे रहा है? कवि को, जीवन को, नवयुवकों को, राष्ट्रों को? तो उसमें नवयुवकों को चुनौती दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक का विलोम शब्द होगा अवास्तविक, कल्पनीय, नैसर्गिक, प्रत्यक्ष। तो काल्पनिक मानी होता है किसी का चिंतन करना, यानी जो चीज़ ना हो उसके बारे में भी सोचना। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। कल्पना और काल्पनिक एक ही है और पूछ रहा है विलोम शब्द। और प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, और अवास्तविक जो है नहीं। मतलब ये तीन शब्द तो एक ही है, कल्पनीय और काल्पनिक और अवास्तविक। नैसर्गिक मानी होता है प्रकृति, मतलब सत्य। और कल्पना होता है कल्पना करना यानी झूठ। नैसर्गिक सत्य और कल्पना यानी झूठ। तो हमारा आंसर होगा सत्य यानी नैसर्गिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी है। वापिस, अहिल्या, सृष्टा, निरपराध। तो वापिस नहीं होता है, वापस होता है। अहिल्या की ई हट जाता है, अहिल्या होता है। सृष्टा और निरपराध दोनों बिल्कुल सही हैं। ये शुद्ध वर्तनी है, इसमें ये दोनों ही शुद्ध कर दिए हैं। सृष्टा होता है जिसने सृष्टि रची हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र है। ईश्वर चंद्र की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है। साहित्य और समाज में घोर संबंध है। गंगा सागर का बड़ा महात्मा है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है, ये भी गलत है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र की आयुष्मती कन्या का विवाह आज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंख का तत्सम शब्द है पक्ष, पक्ष, पक्षिन, पख। तो पक्ष जो शब्द है वो ब्रज भाषा का है, लेकिन पक्ष शब्द है वो तत्सम है यानी संस्कृत का शब्द है। अगला है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची है। तो मृगांक हिरण पशु है, चंदन वृक्ष है, शेर पशु है। तो मृगांक होता है चंद्रमा। बिल्कुल सही आंसर है। पराभूत का उपसर्ग है पर, परा, पा, परा। तो परा प्लस आभूत यानी में दीर्घ संधि होता है। इसमें दूसरे को अपने बस में करना, पराभूत कहलाता है। तो इसमें परा उपसर्ग है, पराधन आभूत। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो अर्धविवृत की बात करें
तो इसमें विपरीत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविपरीत ये 4 होते हैं। तो विपरीत, तो अगर विपरीत की बात करें, खाली विपरीत की, तो आ होता है। अर्धविपरीत की बात करें तो अर्धविपरीत जो होता है आ ए आए ओ होता है। और अर्धसंवृत की बात करें तो ए ओ होता है, ए ओ। तो इसका आंसर हो गया बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। तो मातृ शब्द होता है मातृ धन इच्छा, इच्छा, मातृ इच्छा, तो इसका बी सही हो गया। मातृ इच्छा ये इण संधि का शब्द है। पहला जो शब्द है मातृ इच्छा, ये शब्द जो है वो है गुण संधि का। अगर तीसरा देखें तो इसमें दीर्घ संधि बनेगी, लेकिन मातृ इच्छा जो शब्द है वो है यण संधि का, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो प्रेरणार्थक अगर क्रिया की बात करें हम, तो प्रेरणार्थक में होता है कि स्वयं कार्य ना करके दूसरे पर कार्य करवाया जाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अपना होता हुआ भी दूसरे पर कार्य किया जाता है, करवाया जाता है। तो पहला है, राजू ने आज अपनी साइकिल मुझसे चलवाई। रवि यहाँ कल आया था, तुम वहाँ रुककर आगे बढ़ना, चलो समय हो चुका है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है कि अपना कार्य दूसरे से करवा रहा है? कौन करवा रहा है? तो राजू ने अपनी साइकिल मुझसे चलवाई, यानी मुझ पर दूसरा राजू कौन करवा रहा है? मुझ पर कार्य। तो इसमें प्रेरणार्थक संज्ञा पहली होगी। अगला है, विष को धारण करने वाला विग्रह का समस्त पद बताइए। विषग्राही, विषधर, विषधारी, महेश्वर। तो आपने देखा होगा कि हल को धारण करने वाला हलधर यानी कृष्ण जी के भैया दाऊ जी, तो विषधर यानी शंकर जी, जिसने विष को धारण किए हैं वो ही विषधर शंकर जी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, गलीचा और बहादुर किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी, फारसी। तो ये तुर्की के शब्द हैं गलीचा और बहादुर। अपना सर्वनाम शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनाना, अपने, अपनत्व, पराया। तो अपनत्व भी अपनत्व ही होगी भाववाचक संज्ञा अपनापन, अपने शब्द की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई आ गया तो क्या करोगे? वाक्य में रेखांकित अंश सर्वनाम के किस भेद का प्रतिपादन करता है? अगर कोई शब्द आ जाए तो समझ लेना अनिश्चयवाचक है, और इसमें रेखांकित कौन सा शब्द है? कोई। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। तो इसमें अनिश्चयवाचक बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, महत्व विशेषण की उत्तर अवस्था क्या होगी? महत्ता, महत्व, महत्तर, महत्व। तो उत्तर का मतलब है आगे बढ़ने वाली, तो महत्तर, महत्व से भी आगे, तो कौन सी है? महत्तर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? वैरवय, रोला, सोरठा, छप्पे। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा अगर देखेंगे तो सोरठा होता है, बिल्कुल सही आंसर है, सी। अगला है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो संदेशनी यानी धीमे धीमे, मधुबन यानी बाग में, वन में, कूप भरे, कुआं भरे जाते हैं धीमे धीमे। तो ऐसा अगर ऐसी बातें की जाएं जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती हैं, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला देखते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगत धन ईश, जगत ईश, जगदीश, जगती धन ईश। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश। त्वम शक्तियम अनतिक्रेम्य परिश्रम करोसी में रेखांकित अंश का समस्त पद क्या है? तो इसका समस्त पद है यथाशक्ति, शक्ति अनाति, शक्ति नतिक्रम्य, अतिक्रम्य शक्ति। तो इसका है यथाशक्ति, बिल्कुल सही आंसर है यथाशक्ति। पातव्यत का शुद्ध रूप क्या होगा? पात्यम, पातव्यत, पातम, पातम। तो पा पर जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो उसमें पातव्यम बन जाता है, तो ये हो गया ए, बिल्कुल सही आंसर है पातव्यम। अगला है, कुक्कुरः जीवनान दृष्टा शब्दम कुर्वन्ति। तो कुक्कुर का जीवन कैसा है? उच्च है, बिल्कुल सही आंसर है। अस्य वर्णा कृष्णा कर्म अपि कृष्णम, अस्य वर्णा अपि कृष्ण कर्म अपि कृष्णम, मतलब इसमें अपि आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तेन कथा लिख्यते, तो इसका आंसर होगा छात्र, तेन छात्रेण कथा लिख्यते। ये बहुवचन है और तृतीय विभक्ति है, तो तेन छात्रेण कथा लिख्यते। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, बालकम पश्यति। तो बालकम कौन पश्यति? त्वम, यानी तू बालक को देखता है, त्वम बालकम पश्यति। अगला देखते हैं, ये गद्यांश दिया है, एक अस्मिन् ग्रामे एका चतुरा कृषका अवसत।
तस्य को अश्व आसीत् कश्चित् चौरः तमश्व पहरत यदा असौ कृषकः अन्यमश्वं क्रेतुम् आपणमगच्छत् तदा सः तत्र अपृहतमश्वम् अपश्यत् एषा तु ममैव अश्वः इति विचार्य सः कृषकः उच्चैः अवदत् भो जना एषा मम अश्वो अस्ति। तो इसमें क्या कहता है ये देखते हैं। चौरा कम अपहृत, तो चौरा अश्वम अपहृत, बिल्कुल सही आंसर है। मार्जनम नहीं है, मैं कुकरा नहीं है इसमें, और गजम नहीं है, अश्व की बात कर रहा है, तो अश्व बिल्कुल सही आंसर है। अगला है अनमश्वम क्रेतुम आपणम का अगच्छत, तो इसका बिल्कुल सही है, कृषक की बात कर रहा है, ना चोर की बात कर रहा है, ना जना ना पंडिता, तो कृषक कौन कर रहा है, अश्व की बात। चलिए अगला देखते हैं। अपादानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रक्रमणमानस्य काला पिबति तदृशम काल कस्य रसम पिबति। तो काल कस्य अक्रियमाणस्य क्रियमाणस्य सक्रियमाणस्य दुष्क्रियमाणस्य, तो अक्रियमाणस्य कालः। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1.3 से लेकर के 1.4 kg, इतना होता है, यानी शरीर के कुल 2%। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 1000 से 1200 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1400 से 1500 ग्राम, तो 1.3 यानी कि वी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है रेशम, रेयान, नायलॉन, फिब्रियन, ये सभी। तो इसके रेशम के जो उदाहरण होते हैं, रेशम, एक्रिलिक, रेयान, डेक्रॉन और फिब्रियन, नायलॉन, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अनुदैर्घ्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी होती है आवृत्ति एफ, तरंग दैर्घ्य, टू तरंग दैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन विटामिनों की कमी से स्कर्वी एवं रतौंधी बीमारी होती है। तो सी से स्कर्वी होती है और ए से रतौंधी, तो सी ए, ये आंसर हो गया। अगला है ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ठोस के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो अंतराण्विक बल, तापीय ऊर्जा, अंतराण्विक बल, तापीय बल, अंतराण्विक बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही ए, अंतराण्विक बल और तापीय ऊर्जा, ठोस की जब बात की जाएगी। ठीक है। अगला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर, 0, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, तो इसकी क्षमता होगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है तो 2 डायोप्टर। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से पर्यावरण का भौतिक कारक है ताप, दाब, जल या ये सभी। तो पर्यावरण का भौतिक जो होता है, ताप भी होता है, दाब भी होता है, जल भी है, यानी सभी हैं, ये सभी। अगला है निम्न में से किस अम्ल के कारण हम मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव करते हैं। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण हम मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक समान वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। अनंत, शून्य, अनिर्धारित। तो एक समान वृत्तीय गति यानी एक समान दोनों तरफ रस्सी खींच रही है, तो कौन सी गति की आवश्यकता होती है। तो अनंत होगी तो दोनों का कोई लक्षण ही नहीं होगा, शून्य होगी तो उसकी कोई गतिविधि नहीं होगी, यानी एक समान हो जाएगी, तो यही बिल्कुल सही आंसर है। अगला है मानव हृदय का पेस मेकर है सिरा, अलिंद नोड, सिरा नोड, आलिंद नोड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों होते हैं सिरा, आलिंद नोड। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं, यानी हवा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अभी आंसर दीजिए कमेंट में। ब्रिक फील्डर, लोएस पैदान, कास्ट पैदान, रेगिस्तानी मैदान। तो क्या कहते हैं, ब्रिक फील्डर, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में बहने वाली एकमात्र नदी का क्या नाम है। माही नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। तो यह है लूनी नदी। अगला है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो राजा राय, कोंडदेव, धोंदू पंत, महापात्र। तो इसका सही नाम था धोंदू पंत, बिल्कुल सही है। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में प्रथम अध्यक्षा कब और कौन बनी। ए 1907 में,
एनी बेसेंट 1901 में, एनी बेसेंट 1901 में, अल्काट 1993 में ब्लेस्ट की। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है 1907 में एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किस सरकार के द्वारा हुआ था? तो 1975 में इंदिरा गांधी ने, 1979 में मोरारजी देसाई ने, 1986 में राजीव गांधी ने, 1988 में चंद्रशेखर ने। तो अगर बात करें तो ये 1979 में मोरारजी देसाई नाम था इनका पूरा, इन्होंने ही द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया था। चलिए अगला देखते हैं, राज्य विधानमंडल के प्रमुख अंगों में कौन सी सम्मिलित हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल की बात करें, दो भाग होते हैं विधायिका के, एक संसद और राज्य विधानमंडल। तो संसद के होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये सभी। अगला है, भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है केरल, सबसे ज़्यादा सड़कें हैं केरल में। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382, 350, 360, 372। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 382। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, कौशाम्बी। तो ये दिल्ली में स्थित है। हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हिमस्खलन, हिमविखंडन, बर्फ का टूटना, ये सभी। तो हिमखंडों के खिसकने की प्रक्रिया कहलाती है हिमस्खलन। तो यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, बहुलांक क्या है? सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक, सबसे कम आवृत्ति वाला प्राप्तांक, सबसे अधिक मध्यमान वाला प्राप्तांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्राप्तांक। चलिए अगला देखते हैं, अवलोकन पद्धति सिद्धांत किस पर आधारित है? लिखकर सीखना, रटकर सीखना, देखकर सीखना, बोलकर सीखना। तो अवलोकन का अर्थ ही होता है, अवलोकन यानी सामने से देखना, लोकन मानी देखना, अवलोकन मानी पास से, यानी प्रत्यक्ष देख करके सीखना। तो इसका सही आंसर होगा सी। बच्चे का प्रारंभिक संस्कार किस उम्र में प्रारंभ किया जाता है? तो जो पहले किया जाता था वो किया जाता था 5 साल की उम्र में। अब जब पढ़ाई शुरू होगी तो 3 साल में होगी नई शिक्षा नीति के तहत, और पहले 5 साल में। तो पहले वाला आंसर 5 साल, 3 है नहीं तो 5 साल लगाएंगे। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डीवी ने, गाल्टन ने, एबिंगहॉस ने, स्किनर ने। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो गाल्टन ने किया था, इसमें गलत लिखा हुआ है गाल्टन, इनका नाम है गाल्टन, जेवी गाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकाले की शिक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? शिक्षा को व्यवहारिक बनाना, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए मैकाले का शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, अगर किताबों को हटाकर देखा जाए तो उनका अंग्रेजी का माध्यम ही था, अंग्रेजी को प्रसारित करना था, अपनी संस्कृति को लोगों के अंदर बैठाना था मुख्य कारण। लेकिन अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो हम दोनों लगाएंगे, ठीक है। अगला है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है अध्ययन करना, परामर्श करना, खोज करना, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्रियात्मक यानी करके सीखना, शोध का मतलब होता है खोज करना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी। अगला देखते हैं, स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऐसे वर्ण व्यंजन होते हैं जो दूसरे की सहायता से होते हैं, परतंत्र होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किया जाता है, वर्णों का सभी का उच्चारण किया जाता है, व्यंजन हो या स्वर हो। ऐसे वर्ण जो किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती है। उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो ये सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य में किया जाता था? तो इसका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो अधिगम संबंधित शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, वो किया जाता था उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही आंसर है। अधोगामी निश्चयानंदन सिद्धांत क्या है? अधोगामी निश्चयानंदन सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है, शिक्षा की व्यवस्था केवल नहीं है, केवल यहाँ गलत हो गया, केवल निम्न वर्गों के लिए, शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए हो, शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए हो, उपरोक्त में से सही। तो ये सभी कैसे होगा, या फिर सभी के लिए होगा लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है सी, शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए। इसीलिए अगर ये कार्य आरक्षण वाला नहीं किया जाता तो हम इसी में रह जाते, और शिक्षा केवल किसके लिए होती? उच्च वर्गों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 6 मई 1988, 7 मई 1988, 8 मई 1988, 5 मई 1988।
तो इसका सही आंसर होगा 6 मई 1988 को ये शुरू की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अगला है बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसे होते हैं? सामान्य बुद्धि वाले, विशिष्ट बुद्धि वाले, पिछड़ा बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो ये 120 से जो ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली से गिने जाते हैं, 130 से ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली में गिने जाते हैं, 140 से ऊपर वाले भी प्रतिभाशाली, उससे ऊपर वाले अति प्रतिभाशाली में गिने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं में कौन से तत्व शामिल हैं? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता या ये सभी। तो जब व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो ऐसी कोई भिन्नता नहीं होती है जो सभी में नहीं पाई जाती है, कोई समान नहीं पाया जाता है, चाहे जुड़वा हो या कोई भी हो, तो ये सभी। अगला है, भारत का प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस कौन सा था? दिल्ली जीपीओ 1774, कोलकाता जीपीओ 1774, विशाखापट्टनम जीपीओ 1775, पुणे जीपीओ 1774। तो इसका सही आंसर है कोलकाता जीपीओ 1774। ये भारत का प्रथम जनरल पोस्ट था। अगला है, समाज के नियमों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? बहिर्गमन, बहिर्मानी बाहर को देना, भेजना, अपने से निकालना। अधिग्रहण मानी ग्रहण करना, अपने अंदर डालना। तो बाहर को भेजने वो तो होगा नहीं, समाज के नियमों को ग्रहण करने की बात हो रही है, तो अधिग्रहण आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सीखने के प्रकार से संबंधित है? अभिग्रहण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अभिग्रहण करना सीखना मतलब दोनों तरीका से सीखना, अन्वेषण खोज करके सीखना, अर्थ सीख करके सीखना, ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है? श्रव्य, दृश्य या दोनों? तो दोनों नहीं है। मैजिक लैंटर्न होती है केवल देखा जा सकता है, उसे सुना नहीं जा सकता, यानी बोलने वाली सामग्री नहीं है, तो इसका आंसर बी। अगला है, भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन के दौरान निम्न में से किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्राफ, चार्ट, नोटबुक, ब्लैक बोर्ड। तो भूगोल इतिहास की बात करें तो सब ग्राफ पर बहुत अच्छे पढ़ाए जाएंगे, जो सबसे अच्छा आंसर होता है वही पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाए तो सब पे जा सकते हैं, सबसे अच्छा आंसर है ग्राफ। अगला है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? टेलीविजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, ये सभी। तो इसका ये सभी हैं, दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, मतलब ये सुनी भी जा सकती हैं और देखी भी जा सकती हैं। अगला है, अस्पष्ट बोलना किस श्रेणी में आता है? भाषा दोष, वाणी दोष, अर्थ ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाणी दोष में आता है, बिल्कुल सही आंसर है। जब बोला नहीं जाएगा स्पष्ट तो वो वाणी दोष ही कहलाएगा। दिव्यांग बालक का क्या तात्पर्य है? जो शारीरिक दृष्टि से दोषयुक्त हो, जो मानसिक दृष्टि से दोषयुक्त हो, जो संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त हो, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला है, गोपालक योजना क्या है? डेयरी में रोजगार देना, गाय पालना, दूध का उत्पादन बढ़ाना, दूध का कीमत निर्धारित करना। तो डेयरी में रोजगार देना गोपालक का योजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मुखबिर योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, अपराधिक को रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए ये मुखबिर हत्या, गांव-गांव मुखबिर बनाए गए पुलिस के द्वारा कि कहीं कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो रहा हो, देखा जाए। अगला है, सितंबर 2017 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ मेट्रो परिचालन भारत का कौन सा शहर बनी? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ये 10वां शहर बनी थी, ठीक है। पहली क्या है? कलकत्ता, 10वां उत्तर प्रदेश। मोनाको ग्रीपी 2018 फार्मूला 1 का खिताब जीता। लुइस हैमिल्टन, मिमी राइकोनेन, वॉल्टेरी बोटास, डेनियल रिकार्डो। तो इसका सही आंसर है डी, डेनियल रिकार्डो। गीता कपूर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थीं? खेल, अभिनय, शिक्षा, नृत्य। तो किससे संबंधित थीं? अभिनय से, यानी अभिनेत्री थीं वो। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। महेश कुमार जैन को नियुक्त किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्री का सलाहकार, नीति आयोग का सदस्य, आईडीबीआई का सीईओ। तो ये नीति आयोग के सदस्य हैं महेश कुमार जैन। चलिए अगला देखते हैं, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्र अभियान के लिए रिले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो यह है चीन। विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 जून, 3 जून, 2 जून और 1 जून। तो इसका सही आंसर है 3 जून। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, और ये 3 जून को। अगला है, किस देश ने विश्व का पहला पानी पर तैरता हुआ परमाणु संयंत्र लॉन्च किया? रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है रूस, ए। ऐसा काम रूस ही कर सकता है।
अगला है भारत का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। लोकायुक्त महाराष्ट्र नियुक्त किया था सर्वप्रथम। अगला है सूरसारण नामक पुस्तक की रचना किसने की? कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो किसने की थी? ये सूरदास ने की थी। ए लाइफ विद वाइल्ड लाइफ फ्रॉम प्रिंसली टू द प्रेजेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? महेश कपूर, के राजशेखरन, कमलजीत सिंह, रंजीत सिंह। तो किसने की थी? ये की थी रंजीत सिंह ने। अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना की शुरुआत की गई है? मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला है फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स, सैमुअल यसलीमोवा, जू वेंजून, डेविड ग्रासमैन। तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ए को, माइकल फेल्प्स। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, ध्यानचंद स्टेडियम। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अगला है किस राज्य ने वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले नक्सलियों को सजा देने तथा आर्थिक जुर्माना लगाने का विधेयक पारित किया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो किसने किया था? तो ये किया था पंजाब ने। किस राज्य ने वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले नक्सलियों को सजा देने तथा आर्थिक जुर्माना लगाने का विधेयक पारित, किसने पारित किया था? पंजाब ने। अगला है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड का लेखक कौन है? रहमान खान, शैलजा पेनन, रामचंद्र गुहा, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका रामचंद्र गुहा बिल्कुल सही आंसर है। 18वीं शंघाई सहयोग संगठन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन, भारत, तजाकिस्तान, मंगोलिया। तो इसका सही आंसर है चीन। चीन में हुआ था ये 18वीं शंघाई सहयोग संगठन का। अगला है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 17 सितंबर, 10 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, अभी निकला है 10 अक्टूबर। चलिए अगला है जीपीएफ का विस्तारण क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रॉफिट फंड, जनरल परमानेंट फंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मथुरा, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कहाँ किया जाएगा? जब ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में, तो आगरा ही किया जाएगा। अगला है 11वां विश्व हिंदी दिवस 2018 कहाँ मनाया गया? मालदीव, मलेशिया, भारत, मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है डी, यानी मॉरिशस में। बहुत प्रचलित रहा था। अगला है सिक्किम राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, ए.आर. रहमान। तो इसका अभी भी कौन है? ए.आर. रहमान। हिटले अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीवों का संरक्षण के लिए, प्रदूषण संरक्षण के लिए, वैश्विक तापमान संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला है भारतनाट्यम में कौन से घराने प्रसिद्ध हैं? तंजौर, कांचीपुरम, पंडन स्टूल, ये सभी। तो इसका ये तमिलनाडु के घराने हैं, तो ये सभी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य शैली का आविष्कार कब हुआ? 17वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर है 17वीं शताब्दी कथकली नृत्य का आविष्कार हुआ। अगला है कुचिपुड़ी का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? भटका, रौद्र रूप, मायावी रूप, कपट का रूप। तो इसका भटका रूप बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगला है किस नृत्य में स्त्री पात्र का नृत्य भी पुरुष ही करते हैं? कथक, भांगड़ा, गिद्धा, कथकली। तो इसका सही आंसर है कथकली में पुरुष ही स्त्री का पात्र करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर तकनीक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट तकनीक प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला है शिक्षा में कौन सी नवीन तकनीकी है जो स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है? OHP, FTP, CAI, HTML। तो इसका सही आंसर है सी, CAI। शिक्षा में नवीन तकनीक स्व अध्ययन को बढ़ावा देती है। चलिए अगला देखते हैं।
इंटरनेट का उपयोग कहाँ होता है? घरों में, ऑफिस में, बैंक में, सभी में। तो ये सभी में होता है। अवांछित ईमेल मैसेज क्या कहते हैं? स्पैम, पैचस, फिशिंग, हैकिंग। तो ये स्पैम होता है, बिल्कुल सही है। पहला स्मार्टफोन किस कंपनी ने बनाया था? एप्पल, IBM, गूगल या सैमसंग? तो ये IBM ने बनाया था पहला स्मार्टफोन। शैक्षिक समस्या एवं अशैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए किसका विकास होना आवश्यक है? जीवन कौशल का, आर्थिक, वैचारिक या ये सभी? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है जीवन कौशल का। चलिए अगला देखते हैं। बौद्धिक कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? अनुदान, सेवा भाव, वृत्ति, आवृत्ति। तो बौद्धिक कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है? यह है वृत्ति कहलाता है। चलिए अगला है, किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने के लिए आवश्यक शर्त बताया है? राधा कृष्णन ने, थॉर्नडाइक ने, मेल्टन ने, ऑर्थर एस्किन ने। तो किसने माना है? तो ये माना है मेल्टन ने। अगला है, छात्र निरीक्षणकर्ता के रूप में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? माता, पिता, शिक्षक, दोस्त। तो निरीक्षणकर्ता शिक्षक होता है। चलिए अगला देखते हैं। यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राज्य राक्षसी राज्य हो जाएगा। यह कथन किस शिक्षाविद ने दिया है? मेल्टन, पॉल ब्रंडन, राधाकृष्णन ने, मैकडोनाल्ड ने। तो इसका सही आंसर है सी, राधाकृष्णन ने। अगला है, पुरस्कार का आधार किस विद्वान के प्रभाव के नियम पर आधारित होता है? थॉर्नडाइक, पॉल ब्रंडन, किलपैट्रिक, ग्लेसर। तो इसका सही आंसर है ए, थॉर्नडाइक। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह विक्टर बूम, हर्बर्ट मधुमोदय, मेल्टन या थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। चलिए अगला है, जनतांत्रिक नीतियाँ सामान्यतः किस पर आधारित होती हैं? पाठ्यपुस्तक पर, सामाजिक आधार पर, बाल केंद्रित पर और आर्थिक आधार पर। तो इसका सही आंसर है बाल केंद्रित पर। अगला है, सामूहिक पुरस्कार का वितरण क्यों किया जाता है? आर्थिक सहायता के लिए, मानसिक विकास के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो किस लिए किया जाता है? मनोबल बढ़ाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सीखने में व्यस्त करना किस प्रकार का कार्य माना जाता है? खेलने का कार्य, पढ़ाने का कार्य, सिखाने का कार्य, उत्तेजना का कार्य। तो सीखने में व्यस्त रखना किसका कार्य? उत्तेजना, यानी अभिप्रेरणा दे रहे हैं उसे व्यस्त रखना, तो उस प्रकार की अभिप्रेरणा दे रहे हैं कि आपको ऐसे सीखना है। तो उत्तेजना, अभिप्रेरणा का दूसरा नाम ही उत्तेजना होता है। तो डी बिल्कुल सही है। चलिए कुछ नवंबर के जो आने वाले दिवस हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि आज विश्व शाकाहारी दिवस। 5 दिसंबर को विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर राष्ट्रीय मृगी दिवस। 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस। 19 नवंबर विश्व पुरुष दिवस, विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस, विश्व बाल दिवस। 21 नवंबर 2023 विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस। 26 नवंबर 2023 भारतीय संविधान दिवस। 29 नवंबर 2000 फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 30 नवंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो।